हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज हम लोग फिर से होस्ट कर रहे हैं और मैं ना थोड़ा अच्छा सा मेन्यू बना रही हूँ, पूरा का पूरा फ्रॉम अ स्टार्टर टू डिज़र्ट। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। है सिंपल चीज़ें लेकिन अच्छी अच्छी डिशेस हैं जो खाने में सभी को अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ आज पूरा स्टार्ट टू फिनिश गेस्ट मेन्यू शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज मैं बनाने क्या क्या वाली हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो में नॉट जस्ट द रेसिपीज़ और गेस्ट मेन्यू, उसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे बहुत ही यूज़फुल टिप्स जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा काम भी जब मेरी किचन में मुझे होता है तो मैं आसानी से मैनेज कर पाती हूँ। ऐसे कौन कौन से रूल्स और मेरी आदतें हैं जो मुझे किचन में हेल्प करती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा आज का मेन्यू आपने देख ही लिया है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दाल मखनी के लिए ना मैंने ये दाल और राजमा सोक करके रखे थे। 1.5 कटोरी दाल है ये उड़द वाली, और राजमा है हाफ कटोरी से थोड़े से ज़्यादा। तो ये स्पेशली मेरी सासू मम्मी के लिए। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कि उड़द दाल ग्रीन भी होती है क्या। तो दोस्तों, मैंने ना इसे 4 घंटे के करीब भिगोया है, और भिगोने और अच्छे से वॉश करने पर ये देखिए काली उड़द की दाल का रंग निकल के ग्रीन हो गया है। तो उड़द की ही दाल को अगर आप रात भर भिगोगे और 6-7 बार अच्छे से वॉश करोगे ना, तो वो ब्लैक कलर हट के ग्रीन हो जाता है। और पता है एक्चुअली क्या होता है, मैंने एक शेफ रणवीर की वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि एक्चुअली इस दाल को अच्छे से धोकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक जो होता है ना, ये स्कम होता है, और स्कम उतर जाए तो ये दाल ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर मैंने इसको रात को नहीं भिगोया था, आज शाम को गेस्ट आने वाले हैं तो मैं अभी लंच टाइम में बना रही हूँ। मैंने इसे सुबह भिगोया था, और आप देख सकते हो कितने सारे दानों का कलर जो है बदल गया है, ग्रीन हो गया है। एनीवेज, तो दाल को मैं सिर्फ थोड़ा नमक और घी डालकर बॉयल होने रखूंगी। तो भाई पंजाबी स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए दाल और राजमा को बॉयल होने रख दिया है। साथ ही मैंने कढ़ाई पनीर के लिए और या फिर जो भी मुझे चीज़ें आज यूज़ करनी है ना फ्रिज से, वो सब की सब मैंने एक साथ निकाल के रख दी हैं, ताकि बार बार फ्रिज में जाकर खोलने का मेरा टाइम भी सेव हो सके। और मैंने चॉपिंग से शुरू कर दिया अपना काम। दाल मखनी और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं एक ही साथ बहुत सारा पंजाबी तड़का लगा रही हूँ। और दोस्तों, अगर आप सोचते हो ना पंजाबी डिशेस में इतना स्वाद कहाँ से आता है, तो वो स्वाद आता है इस तड़के की भुनाई से। तो बेसिकली ना मैं दाल मखनी और कढ़ाई पनीर में एक ही तड़का लगा के बाद में आधा आधा कर दूंगी और ग्रेवी अलग से बना लूँगी कढ़ाई पनीर की। तो मैंने यहाँ पर 2-2.5 टेबल स्पून ऑयल में कुछ खड़े मसाले डाले हैं, और फिर जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को फाइन चॉप कर दिया है, उसे मैं इसमें साथ में भूनने वाली हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ आपको बताना यूज़फुल टिप्स के बारे में। तो देखिए, आप मुझे देख रहे हो काम करते हुए, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं पर हर चीज़ मेरे को एक्सेसिबल है जहाँ मुझे उसका ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने ये वुडन स्पैचुला निकाला है कुकिंग एरिया के एकदम पास। साथ ही जब मैं खड़े मसाले ले रही हूँ तो वो वहीं के वहीं मैंने रखे हुए हैं जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है डालने के लिए। साथ ही साथ डालते ही डालते मैं उनको पास के पास हैं, इसलिए फटाफट से साथ साथ रखती भी जा रही हूँ। तो यहाँ पर 3 टिप्स मैं एक साथ आपको बता रही हूँ दोस्तों। फर्स्ट वन इज असाइन अ प्रॉपर प्लेस टू ईच आइटम। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्रोसरी लेकर आएँ और उसको बस पैंट्री में रख दें, फिर जब आप खाना बनाने लगें तो आपका सपोज आज जीरा ख़त्म हो गया तो आपको पैंट्री में जाना पड़ रहा है ढूंढने के लिए जीरा, या पैंट्री से लेके आना पड़ रहा है। आपको अपने कुकिंग स्टेशन के पास कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें हमेशा स्टोर करनी चाहिए जिनकी आपको फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है। सो दिस वॉज माई टिप नंबर 1, ताकि आप बहुत सारा काम किचन में आसानी से मैनेज कर पाएँ। My tip number 2 would be to locate each item as per the ease of use. Just now what I was explaining to you. आपने देखा कि जब मुझे लेडल की ज़रूरत हुई, स्पैचुला की ज़रूरत हुई, वहीं की वहीं ड्रॉर खोला, स्पैचुला निकाल लिया। मुझे किसी मसाले की ज़रूरत हुई, वहीं की वहीं मैंने कबर्ड खोला, मसाला निकाला,
एंड एवरीथिंग वाज इजीली विजिबल। सारे मेरे ड्रॉर्स जो हैं मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, ताकि जब भी मुझे कुछ निकालना होता है तो विजिबिलिटी भी होती है और मुझे पता भी होता है कि यहाँ पर है, तो मैं इजीली लेकर यूज़ करके वापस रख देती हूँ। अगर आपने मेरे किचन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा है तो मैंने कुछ दिनों पहले ही एक किचन रिफ्रेश शेयर किया था। उसमें मैंने सारे अपने अपर कैबिनेट्स को आपको शेयर करके दिखाया है कि क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ रखा है। आप वो देखना चाहो तो ज़रूर जाके देखिएगा। साथ ही दोस्तों, जैसे जैसे मेरा तड़का लग रहा है ना, मैंने साथ में रायता बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लिस्ट में से एक आइटम फटाफट निकल जाता है। तो छोटे छोटे मैंने प्याज, टमाटर और खीरा चॉप किया है और साथ में हरा धनिया। ग्रीक योगर्ट था आज मेरे पास, उसको थोड़ा सा थिन डाउन किया पानी मिला के, और फिर काला नमक, ड्राइड मिंट और जीरा के साथ रायता बना के एक आइटम मैंने अपनी लिस्ट से टिक ऑफ कर दिया है। और एक चीज़ की क्वेरी मेरे पास बहुत आती है, ये कढ़ाई है 3.3 लीटर फ्रॉम द ब्रांड स्टॉल। ये मैंने अमेजन इंडिया से ली थी, मैं इंडिया से ही लेकर यहाँ आई थी। ट्राई प्लाई कढ़ाई है, काफ़ी अच्छी है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये किचन के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि इसमें खाना चिपकता तो नहीं है। तो अब आप देखिए, मैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल वाला तड़का लगा रही हूँ, ज़बरदस्त प्याज की भुनाई हो रही है, फिर भी प्याज इसमें चिपके नहीं है। तो दोस्तों, ट्रिक यही है कि स्टील की कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको स्टर करना पड़ेगा, और अगर कभी कभी थोड़ा सा चिपक भी जाए ना, तो उसी समय कुछ बूंदें आप पानी की छिड़क दें और फटाफट स्टर कर लें, तो फिर आपका जो भी चिपका है वो निकल जाता है। और मैं तो काफ़ी तड़का इस कढ़ाई में ऑफन बहुत फ्रीक्वेंटली लगाती हूँ, और एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ तड़के में ना मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे और वही 4 से 5 टमाटर लिए हैं, और बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसको मैं ढक कर पका रही हूँ ताकि मेरी किचन ज़्यादा गंदी ना होए। तो अगेन इट्स अ टिप कि जहाँ जहाँ आप मैनेज कर पाएँ गंदगी को मिनिमाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। जैसे जब ये टमाटर डाले ना, तो इसमें इतना मॉइस्चर था कि ये बहुत उछलते हैं, तो इसलिए मैंने उसको साथ में थोड़ा सा ढकना लगा कर पका रही हूँ। थोड़ा उसमें स्टीम का वेंट छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझे तड़के को भूनना है अच्छे से। तो एट द सेम टाइम आई वांट द वाटर, एक्स्ट्रा वाटर टू इवेपोरेट, इसलिए पूरा ढक्कन भी नहीं लगाया है। और यहाँ बातों बातों में मेरी ग्रीन चटनी भी बन के तैयार हो गई है दोस्तों। और इसके लिए मैंने एक जार ऑलरेडी धो के साफ किचन में रखा हुआ था, तो ये जार मैंने फटाफट से निकाला और चटनी इसमें स्टोर कर दी। यहाँ साथ साथ हमारा तड़का लगते जा रहा है और हमारी चटनी बन चुकी है, रायता बन चुका है। इस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास एक्सेस में हैं। मेरे पास एक क्लियर आइडिया है, मेन्यू मेरे सामने है, व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू डू टुडे वो भी मुझे पता है। और देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके तड़का भी भूनता जा रहा है। यहाँ दाल जो है मैंने सीटी लगवा दी थी, उसके बाद गल चुकी है। अब इसमें आधा तड़का मैं डाल दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी की कंसिस्टेंसी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन इस समय ना थोड़ा पानी आप भी डालिए, क्योंकि मैं आज बहुत अच्छे वाली पंजाबी स्टाइल की दाल मखनी बनानी आपको सिखा रही हूँ ना, तो इसमें हम बाद में दाल को बहुत देर तक घोटने के लिए रखेंगे, तो पानी काफ़ी इवेपोरेट होगा। इसलिए अभी मैंने लगभग इसमें 1.5 से 2 कप पानी डाला है, और इसको फुल गैस पे 4 विसल तक हम आने देंगे तड़का लगने के बाद, ताकि तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैं थोड़े से ड्राई खड़े मसालों को भून रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और उसके बाद हम उन्हें पाउडर करेंगे, फिर अपने कढ़ाई पनीर में यूज़ करेंगे। दोस्तों, अब जहाँ मैं ये कढ़ाई मसाला भी बनाऊंगी ना, तो आप मुझे देखोगे एट अ लेटर स्टेज कि उसको भी मैं जो बच जाएगा, सारा यूज़ नहीं होगा आज ही मेरी सब्ज़ी में, तो उसको भी मैं जब बच जाएगा तो एक छोटा सा जार है जिसमें स्टोर करके रखूँगी। दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड टिप। टिप ये है कि आप हमेशा अपनी किचन में थोड़े से एक्स्ट्रा जार्स और कंटेनर्स हो, जिनको आप धो के सुखा कर स्टोर करें। हमेशा आपकी किचन में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जब भी कुछ थोड़ा सा बच जाए या आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो जिसको आप किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके ऑब्वियसली नहीं रख सकते, जैसे कि ये कढ़ाई मसाला है, या आपने देखा जब मैंने चटनी बनाई तो फटाफट जार अवेलेबल था, उसे फटाफट स्टोर करके मैं रख पाई, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव टू गो फाइंड अ जार, क्लीन नहीं करना था। सो
क्लीन कंटेनर्स शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, एक्स्ट्रा क्लीन कंटेनर्स, ताकि आप फटाफट जब भी आपको ज़रूरत हो स्टोर कर पाओ आप चीज़ों को। तो थर्ड टिप के साथ ही मेरी यहाँ पे तीसरी छोटी वाली डिश भी बन रही है। मैंने जैसा कि आपको दिखाया, मैं नाचोस के साथ सालसा सर्व करने वाली हूँ, वही मैं बना रही हूँ। और सालसा को चॉपर में बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चंकी सालसा बनाना चाहते हो तो आप हाथों से चॉप करके भी बना सकते हो। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तो आपको स्क्रीन पे मिल ही जाएगी। और सालसा बनाना बहुत ही आसान है, और फ्रेश सालसा की तो बात ही कुछ और है। बस अपने गेस्ट्स को नाचो चिप्स के साथ सर्व करिए और एंजॉय करिए। फन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जब भी मेरे घर कोई पहली बार आता है ना, मतलब मैं जिसे ज़्यादा बहुत नहीं जानती उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में, तो मुझे सबसे सेफ यही लगता है सर्व करना। चिप्स यूजुअली सबको पसंद ही होते हैं, और मैं कभी कभी मैक्सिकन चीज़ डिप भी बना देती हूँ सालसा और गुआकामोले के साथ। तो फ्रेश सालसा हमारा बनकर तैयार है। इसे रखते हैं फ्रिज में थोड़ा सा अच्छा बनने के लिए। लगभग 1 घंटे जब सालसा फ्रिज में रहेगा ना, तो सारे फ्लेवर्स आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। और अब हम चलिए बनाते हैं गुआकामोले। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, मैं कभी कभी चीज़ डिप भी बना देती हूँ मैक्सिकन केसो स्टाइल की। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए ना, मैंने बहुत बार पूरा मैक्सिकन मेन्यू शेयर किया है, आप ज़रूर मेरे चैनल पे देखिएगा। आज मैं बस सालसा और गुआकामोले ही बना रही हूँ, और इन्हें कॉस्टको से लाए हुए नाचो चिप्स के साथ हम सर्व करने वाले हैं। गुआकामोले एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और क्रीमी डिप होती है, जो बहुत टेस्टी भी लगती है। और इसको भी फ्रिज में मैं सेव कर रही हूँ। लेमन जूस बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वरना एवोकाडो काले पड़ जाते हैं। ये जो ड्राई रोस्ट मसाले किए थे, ये अब ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें भी मैंने पीस लिया है अपने इस ब्लेंडर जार में ही। थोड़ा दरदरा ही पीसा है, क्योंकि सब्जी में अच्छा लगता है। एंड नाउ वॉच मी कीपिंग द ब्लेंडर मशीन एज सून एज आई एम डन विद द वर्क। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माई 4th टिप, कि जैसे ही कोई भी काम आपका, इफ it is taking less than 30 seconds or less than 1 minute, you should quickly finish it। देखिए दोस्तों, मैं इतनी चीज़ें अभी तक बना चुकी हूँ, और मेरी किचन देखिए ज़्यादा फैली नहीं हुई है। कचरे को मैं सारा एक जगह पर इकट्ठा कर रही हूँ इस प्लेट में, ताकि मेरे को लास्ट में उठाकर फेंकना आसान हो। बीच बीच में एक आधा जो, जैसे ये चॉपर का जार था या सैलेड स्पिनर था, मैं उसे धोकर ऑलरेडी रख चुकी हूँ, ताकि लास्ट में एक साथ सिंक पूरा भर ना जाए बर्तनों से, बर्तनों की बाढ़ ना आ जाए। आपने अभी मुझे देखा ही, ब्लेंडिंग मशीन को मैंने वहीं प्लेस दिया हुआ है जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत होती है यूज़ करने की। तो अगेन पहली टिप फिर से याद करिए, लोकेट द थिंग्स एज पर द ईज ऑफ देयर यूज़। साथ ही अगर किसी काम को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, 10, 20, 30 सेकेंड या 1 मिनट से कम, तो उसे उसी समय कर दीजिए, ताकि लास्ट में बहुत सारा काम आपके लिए बच ना जाए। तो चलिए अपने कढ़ाई पनीर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कलरफुल बेल पेपर्स और बड़े बड़े प्याज कटे हुए हैं, जिन्हें मैं ऑलिव ऑयल में सौते कर रही हूँ। उसके ऊपर डाल रही हूँ अपना कढ़ाई मसाला जो भी बनाया है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर। इन सब्जियों को अच्छे से हम भुनेंगे, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल ट्रिक करके अगर हम भुनेंगे ना, ऐसे जो फायर का जो इसमें फ्लेम का वो सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आ जाएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा बाद में फाइनल सब्जी में। इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 50% तक पकाना है। और साथ ही ये जो बचा हुआ तड़का था, इसमें मैंने 1 कप पानी और आधा कप दूध मिलाकर इसे एक बार बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। अगेन इसे मैं ढक के रख रही हूँ, ताकि क्लटर मिनिमाइज हो, किचन में ज़्यादा छींटे ना आए। जब ये बॉयल हो गया है और ये सब्जियां भून चुकी हैं, तो मैंने ग्रेवी में सब्जियां डाल दी। अब इसी तरीके से हमें पनीर को भी सौते करना है, सेम चीज़ों के साथ। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बना रहे हैं, कढ़ाई पनीर, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल तो ज़्यादा जाएगा ही, पर काफ़ी टेस्टी लगता है, और वंस इन अ वाइल खाना ओके भी है आई थिंक। पनीर भी भून चुका है, इसे भी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब हमारी कढ़ाई पनीर ग्रेवी ऑल्सो इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ एक लास्ट एलिमेंट इसमें रह गया है,
इसमें अब हम ग्रेवी में भी थोड़ा और कढ़ाई मसाला डालेंगे और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ ये हैवी क्रीम, जिससे ग्रेवी काफ़ी रिच हो जाएगी। और बस क्रीम डालने के बाद बहुत हमें इसे चलाना नहीं है, गर्म होने तक देना है। क्रीम मिलने के बाद एक बार हल्का बॉयल आने देना है और फिर ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला कढ़ाई पनीर। और अब मुझे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जो मैंने वुडन स्पैचुला यूज़ किया था सब्ज़ी बनाने के लिए, अब मैं फाइनली उसे हटाकर एक कड़छी इसमें रख रही हूँ, जिससे सब्ज़ी को निकालना लेना आसान रहेगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माई 5th टिप, विच इज़ टेक केयर ऑफ़ योर इन्वेस्टमेंट्स इन किचन। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कढ़ाई मैंने स्टॉल की ली है और ये दोस्तों कुछ 3,500 की कढ़ाई है। तो इस तरह से आजकल हम सब अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें हम अपने किचन में, घर में लेना पसंद करते हैं। तो जब हम अच्छी चीज़ें लेते हैं तो उनकी अच्छी केयर भी हमें करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा चल सके। तो मैं कभी भी कुकिंग करते हुए अपने स्टील के बर्तनों में स्टील का या लोहे का या कोई और स्पैचुला यूज़ नहीं करती हूँ, वुडन ही यूज़ करती हूँ। और मेरे माइंड में सिलिकॉन को लेकर भी बहुत वहम है, तो मैं सिलिकॉन भी यूज़ नहीं करती हूँ, प्लास्टिक तो बिल्कुल करती ही नहीं हूँ, नायलॉन भी नहीं। इसीलिए बस वुडन स्पैचुला से मैं कुकिंग करती हूँ और कुकिंग होने के बाद मैं स्टील का कड़छी या चम्मच लगा देती हूँ। इस तरह से एक तो 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, एक तो मेरी कढ़ाई में या मेरे बर्तनों में स्क्रैचेस नहीं आते हैं, दूसरा अगर आपका कोई भी बर्तन है जो कोटेड है, चाहे वो सिरेमिक कोटिंग हो या कोई और भी कोटिंग हो, उसमें कास्ट आयरन एनामल्ड हो, वो स्क्रैच नहीं होता और आपका बर्तन फिर टॉक्सिसिटी नहीं फैलाएगा आपके खाने में। इसी के साथ ही आपने मुझे देखा कि मेरे पास फिर से एम्प्टी क्लीन जार था, तो मैंने मसाला बचा हुआ स्टोर करके रख दिया। और इसी के साथ आपने देखा कि मैंने दाल मखनी की जो स्टीम थी वो फिर से निकल गई थी। अब उसमें मैंने डाली है आधा कप क्रीम और 2 टेबलस्पून बटर। और अब मैजिक होगा असली, जिसमें मैं इस दाल को थोड़ा प्लेट से ढककर अगेन घुटने के लिए रख दूंगी। बॉयल होती रहेगी ना ये 15-20 मिनट तक, तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली दाल मखनी बन जाएगी दोस्तों। पता है कुछ लोग ना बिना प्याज के तड़के वाली भी बनाते हैं, लेकिन सच में ये वाला बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ट्राई करके देखना। साथ में मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था, थोड़ी रंगत और आ जाए इसलिए। साथ ही दोस्तों अब हमारे डेजर्ट की तैयारी शुरू हो गई है, तो मैंने सारे ज़रूरत के इंग्रेडिएंट्स ला के रख दिए हैं और आधा लीटर दूध को मैं उबाल रही हूँ पहले। बेसिकली आज ना मैं वो जिगली वाला पुडिंग बना रही हूँ, एक के ऊपर एक लेयर करूँगी, तो एक वनीला फ्लेवर का और एक चॉकलेट फ्लेवर का। साथ ही यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को आधा कप दूध में मिक्स कर रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून हम वनीला एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे और एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। पुडिंग बनाना बहुत आसान है और मैंने सोचा कम टाइम में जो डेजर्ट बन पाए, थोड़ा फैंसी भी लगे, मैंने सोचा आज मैं वही बनाती हूँ। तो आधा लीटर दूध में मैं यहाँ आधा कप क्रीम भी मिक्स कर रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर डालिए। उसके बाद जैसे ही दूध और क्रीम में बॉयल आने लगे, आप इसमें ये स्लरी मिक्स करके पकाते रहिए। अब कॉन्स्टेंटली आपको इसे स्टर करना है जब तक ये मिक्सचर इस तरह से थिक और शाइनी ना हो जाए। अब जैसे ये होगा, इसे हम अपने प्रिपेयर्ड पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर से मैंने आधा लीटर दूध को बॉयल होने रखा है, जिसमें मैंने शुगर और क्रीम इस बार साथ साथ ही मिला दी है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप ऑब्वियसली एक साथ इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बॉयल करना रख सकते हैं। साथ में यहाँ मैं स्लरी भी बना रही हूँ, अगेन विद 4 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और टीस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, हाफ कप ऑफ मिल्क। और जब ये थोड़ा सा दूध गर्म हुआ ना, मैंने इसमें आधा कप चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। और मुझे लगा कि लेयरिंग के बीच में भी मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स लगा देती हूँ ताकि वो क्रंच आएगा तो अच्छा लगेगा 2 लेयर्स के बीच का। और यहाँ चॉकलेट थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। जो स्लरी बन रही है उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर भी डाल दिया था, रॉ ककाओ पाउडर। और इसको कॉर्नफ्लावर, रॉ ककाओ और वनीला एक्सट्रैक्ट और मिल्क की स्लरी को हम प्रिपेयर करके अपने पुडिंग में डाल देंगे और बहुत ही आसानी से हमारा एक डेजर्ट बन के तैयार हो जाएगा।
और 15 मिनट के करीब हुए हैं और ये देखिए दाल की रंगत कितनी अच्छी निकल आई है। एकदम बढ़िया ढाबा स्टाइल दाल मखनी हमारी बन चुकी है। सर्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सा बटर और डालेंगे। अब मैंने दाल को फाइनली गैस को बंद कर दिया है, रेडी हो चुकी है ये। साथ ही हमारा पुडिंग का दूसरा लेयर भी बन के तैयार है। तो दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा, स्लरी जैसे ही आप मिक्स करें कॉन्स्टेंटली आपको स्टर करते रहना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रह जाएं इसमें। और इस तरह से पुडिंग बन चुका है। अब इसे भी मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। एंड नाउ यू वॉच मी एज आई पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स बैक टू देयर राइट प्लेस as soon as I am done with making my pudding. This brings me to my 6th point, which is clean as you go. As simple as it sounds, बहुत कम टाइम लगता है अगर हम उसी समय चीज़ों को उस जगह पर रख दें। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारा किचन काउंटर भर जाएगा बहुत सारी चीज़ों से और फिर हम लास्ट में पजल हो जाएंगे कि कितना चीज़ें फैल गई हैं, कैसे इनको संभालना है। और फिर वो एक इंडिविजुअल टास्क बन जाएगा, कहाँ रखें, कब रखें, टाइम निकालें उसके लिए स्पेशल। अब आप देख रहे हो कि मेरी सारी कुकिंग हो चुकी है और अब मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ फटाफट से। और आपने देखा ही कि जैसे कि मैं बीच बीच में सारी क्लीनिंग करती गई थी तो अब मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा। इट वॉज जस्ट लाइक अ क्विक वाइप डाउन। सारा काउंटर मैंने वाइप किया एंड आई एम ऑल सेट। ये था मेरा 7th टिप कि आप क्लीनिंग को लास्ट तक पुश ना करें, बीच बीच में जो जो आप कर पाएँ वो साथ साथ ही करते जाएं। और अब आप मुझे देख रहे हो अपने गेस्ट के लिए स्टार्टर की तैयारी करते हुए। तो हम ना इंडियन स्टोर से लक्ष्मी ब्रांड के कुछ समोसे लाए थे। आज मैं इनको एयर फ्राई करके सर्व करने वाली हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग आउट द प्लेटर्स एंड ऑल और मैं एयर फ्रायर को प्री हीट कर रही हूँ। और ये समोसे को ना काफ़ी टाइम लगता है एयर फ्राई होने में, लगभग 10-12 मिनट। तो मैंने सोचा मैं इन्हें भी हाफ एयर फ्राई करके रख देती हूँ और बाकी का हाफ उनके आने के बाद हो जाएगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए एंड आई गेट मोर टाइम टू सिट विद देम। और ये देखिए दोस्तों, कॉस्टको से इतना बड़ा बैग आया था चिप्स का, कितना बड़ा है ये, है ना। एंड लास्ट में करते हैं ये फुलफिलिंग सा काम जिसमें मुझे लिस्ट में चेकआउट करना है वेदर आई वॉज एबल टू डू इट ऑल और नॉट। और जब ये करने को मिलता है तो बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है ना। मटर पुलाव में गेस्ट आएंगे तभी रात को फ्रेश बनाने वाली हूँ और यहाँ मेरा ये सारा काम हो चुका है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ मॉइस्चराइजिंग माई हैंड्स, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना भाई। सारे काम के साथ लास्ट में अब मैं अच्छे से अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोते वगैरह किचन के काम करके ऐसा हो ही जाता है। माई हाउस इज़ ऑल सेट टू वेलकम माई गेस्ट। थोड़ी सी कैंडल्स हैं, उन्हें मैंने लिट कर दिया है ताकि थोड़ा वेलकमिंग लगे। और ये जो आप मेरे डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में वॉल आर्ट देख रहे हो ना दोस्तों, इसे मैंने रिसेंटली ही किया है। हॉबी लॉबी से मैं कुछ सामान लेके आई थी और फिर मैंने उसे सारा वॉल पे अरेंज किया है अपने पैटर्न के हिसाब से। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली लव हाउ इट हैज़ कम आउट। आप भी बताना आपको कैसा लगा। मेरी तैयारी तो हो गई। आई एम ऑल सेट टू वेलकम माई गेस्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताना कि कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी और कैसा लगा मेरा बनाने का तरीका, और कौन सी आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और चैनल को शेयर करना ना भूले, वीडियोस को शेयर करना ना भूले और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय। चलिए जाते जाते आपको छोड़ के जाती हूँ खाने के फाइनल आउटकम के साथ। आई होप आपको ये वीडियो, रेसिपीज़ एंड स्पेशली द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू टुडे अच्छे लगे होंगे। कौन कौन से अच्छे लगे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।